हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का आज से जो है नया साल प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है स्टूडेंट कि आप लोगों की जो भी सपने हो, जो भी मनोकामना हो, वो माता रानी जो है आप लोगों का पूरा करे। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सेशन। देखिए, ये क्लास आप लोगों का एमए फर्स्ट सेमेस्टर है। विषय कौन सा है? होम साइंस है। और ब्रांच कौन सा स्टूडेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और पेपर कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का चौथा पेपर है। और पेपर का नाम क्या स्टूडेंट? तो मानव विकास का अध्ययन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आप लोगों का क्या है? पेपर का नाम है। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो आप लोगों का 1 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। और ये आप लोगों का पार्ट 1 है स्टूडेंट। देखिए, आज मेरा भी व्रत है, तो बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम फोर्थ पेपर का भी वीडियो डाल दीजिए। तो देखिए, आज हम आप लोगों का फोर्थ पेपर का पार्ट 1, जिसमें हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिया है। और कल मेरी कोशिश रहेगी कि हार्डली आप लोगों को 5 बजे तक, ठीक है, कल शाम को 5 बजे तक आप लोगों का इसका पार्ट 2, जिसमें हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे। ये आज आप लोगों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? तो पहला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। या ठीक है, उसी में सॉरी, फिर क्या है? गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुगत व वातावरण कारकों का जो है वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी गर्भकालीन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, गर्भकालीन यानी गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और गर्भावस्था के दौरान जो है वंशानुक्रम और वातावरण जो जो फैक्टर हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है? गर्भस्थ शिशु के विकास का प्रारंभ उसी दिन हो जाता है जिस दिन माता पिता में यौन संबंध करने के परिणाम स्वरूप गर्भाधान की क्रिया होती है। ठीक है, आमतौर से गर्भाशय होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर आधा स ये बना गर्भस्थ शिशु व गर्भकाल, ठीक है, 9 महीने 10 चंद्रमास या 280 दिन का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो है गर्भावस्था कब स्टार्ट होता है? तो याद रखिएगा कि गर्भाधान की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तभी से क्या होता है? गर्भावस्था जो है स्टार्ट हो जाती है। और जो गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि 9 माह 10 दिन, 10 चंद्रमास का मतलब कि 9 माह, पूरा 9 महीना कंप्लीट हो गया और 10 दिन क्या हुआ? आगे चला गया। तो 9 महीने और 10 चंद्रमास, और दिनों में हम जानेंगे तो कितने दिन का होता है? तो 280 दिन का होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे क्या है? किंतु, ठीक है, किंतु यह कालक्रम और अधिक भी हो सकता है। कार्मिकल के अनुसार, कार्मिकल एक विद्वान है जिन्होंने क्या कहा कि जिन्होंने कहा कि कम से कम यह 180 दिन का और अधिक से अधिक जो है 334 दिन का हो सकता है। कार्मिकल के अनुसार जो प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, गर्भावस्था की अवस्था जो होती है स्टूडेंट, वह कम से कम क्या है? 180 दिन की हो सकती है, और अधिक से अधिक कितने दिन की होती है? 334 दिन की होती है। ठीक है, विकास को समझने के लिए गर्भावस्था के विकास क्रम को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? तो आपका डिंब अवस्था है, दूसरा क्या? पिंड अवस्था, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 क्या? गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, एक एक अवस्था को हम समझ लेते हैं। पहली अवस्था क्या है? डिंब अवस्था। डिंब अवस्था को बीजा अवस्था भी कहा जाता है, जो 2 सप्ताह यानी 14 दिन का होता है। ठीक है, डिंब अवस्था कितने दिन की होती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 14 दिन की अवस्था होती है। डिंब अवस्था का दूसरा नाम क्या होता है आपका? तो बीजा अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में युक्ता, युक्ता यानी जाइगोट, ठीक है, का आकार अंडे के समान होता है। उसकी आंतरिक रचना में तीव्र गति से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो जाइगोट में ही क्या होता है? सेल्स के डिवीजन होने लगते हैं, परिवर्तन ज़्यादा, आंतरिक मतलब आंतरिक रचना में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? तो डिंब अवस्था को हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं? तो बीजावस्था के जानते हैं। और डिंब अवस्था जो होती है कितने दिन की होती है? तो याद रखिएगा कि मतलब 2 सप्ताह यानी या फिर 14 दिनों की होती है। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं?
डिंब अवस्था बोलते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पिंड अवस्था, ठीक है। यह अवस्था उर्वरीकरण होगा, ठीक है। उर्वरीकरण के बाद 14वें दिन से लेकर द्वितीय माह के अंत तक चलती है, यानी 14वां दिन से लेकर, ठीक है, 2 महीना के अंत तक क्या होती है, आपकी पिंड अवस्था होती है। और यह अवधि में क्या होती है, 6 सप्ताह की होती है। क्या होती है स्टूडेंट, 6 सप्ताह की होती है। इस अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए, डिंब अवस्था को हम बीजावस्था कह रहे हैं और पिंड अवस्था को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। इस अवस्था में निरंतर कोष मतलब सेल्स, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कोष में क्या होता है, कोष विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है और शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है, ठीक है। मानव ग्रहण आकार जो है गर्भावस्था की किस अवस्था में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पिंड अवस्था या भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है। सर्वप्रथम सिर के भार में महत्वपूर्ण विकास होते हैं और फिर क्या है, निम्न भाग में बाद में होते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, मानव शरीर का सबसे पहला किस अंग का विकास होता है, तो याद रखिएगा कि सिर वाले भाग का जो है सबसे पहले जो है विकास होता है और फिर बाद में क्या होता है, उस धड़ वाले भाग का जो है विकास होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ नोट करके हम कुछ लिखे यहाँ पर कि इस अवस्था में डिंब प्रमुख 3 परतों में बट जाता है। जो डिंब होता है वो क्या 3 परतों में बट जाता है। पहला क्या है, आपका बाहरी सतह, दूसरा है मध्य सतह, तीसरा है क्या, आंतरिक सतह। बाहरी सतह को हम क्या बोलते हैं, आउटर डर्म बोलते हैं, ठीक है। आउटर डर्म इंग्लिश में लिख लीजिएगा। और मध्य सतह को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। मध्य सतह को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। और आपका आंतरिक सतह को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो ये जो तीनों लेयर होती हैं उनका जो विकास है, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपके कंपटीशन में। जब आप नेट की या टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करेंगे तो उसमें पूछता है कि मेसोडर्म, एंडोडर्म और आउटर डर्म, जो तीनों जो परत हैं, तीनों जो लेयर हैं, उनका जो है विकास जो है किस गर्भकालीन के किस अवस्था में होता है, तो हम क्या बताएंगे, भ्रूणावस्था या फिर पिंड अवस्था में होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं, अगला तीसरी अवस्था के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो तीसरी अवस्था में क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यहाँ पे क्या है, इस अवस्था की अवधि 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, ठीक है। यह जो होता है वह क्या है, 9वें सप्ताह से लेकर क्या है, जन्म तक रहती है। इस अवस्था में बालक के शरीर में कोई अंग प्रकट नहीं होता, बल्कि पिंड अवस्था में प्रकट हुए अंगों का ही क्या होता है, विकास होता है। यानी भ्रूणावस्था में, पिंड अवस्था का मतलब क्या हुआ कि भ्रूणावस्था में जो अंग मतलब विकसित हो जाते हैं, जो अंग बन जाते हैं, उन्हीं का विकास क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में जो है होता है, ठीक है। अब आइए देखिए, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारा क्या है कि गर्भावस्था पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, वंशानुक्रम तथा लिंग भेद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर निर्भर करता है। तो ये भी बात सही है कि हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण है वो क्या है, वंशानुक्रमण नहीं होता है, ये है। आप सभी लोग जानते हैं कि लिंग के निर्धारण में क्या होता है, सबसे अहम भूमिका जो होती है पिता के गुणसूत्रों की होती है। पिता के गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और माता का जो है गुणसूत्र कौन सा होता है स्टूडेंट, तो एक्स एक्स होता है। तो पिता का ही जो ये गुणसूत्र है, क्रोमोजोम्स जो होते हैं, उन्हीं से जो है लड़की या लड़का, जैसे एक्स एक्स मिल गए, ठीक है, तो एक्स एक्स का निर्धारण, तो तब क्या होगा, जब एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी, ठीक है। एक्स एक्स हो जाते हैं तो लड़की होती है। और वहीं पे क्या है, एक्स वाई होता है तब क्या होता है, लड़का होता है। तो देखिए, महिलाओं का तो पहले से एक्स एक्स है, ठीक है। तो ये के ऊपर पिता के क्रोमोजोम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रोमोजोम्स की संख्या, क्रोमोजोम्स पर ही लड़का और लड़की का जो है निर्धारण होता है, ठीक है। फिर क्या है, इस विषय में पर्यावरण का कोई योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी एटमॉस्फेयर का जो है, इन्वायरमेंट का जो है, कोई जो है इसका बात नहीं होता है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है, अभी जिसे हमने बताया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिंग का निर्धारण पूर्णतया वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में क्या है कि वंशानुक्रम तथा शारीरिक विशेषताएं। तो वंशानुक्रम और शारीरिक विशेषताएं क्या है, वंशानुक्रम विद्वानों
विद्वानों के मतानुसार, जो वंशानुक्रम के विद्वान थे उनका मतानुसार क्या था कि व्यक्ति और बालक की सभी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण का निर्धारण जो होता है वो भी क्या था, वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। इस मत के अनुसार देखिए इस मत के अनुसार क्या है, एक प्रजाति के सभी सदस्य के भीतर सभी सदस्य के शरीर की बनावट और अन्य विशेषताएं समान होती हैं। इसके विपरीत दो विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों की पूरक विशेषताएं कभी भी पूर्णतया समान नहीं होती है। वंशानुक्रम विद्वानों के अनुसार ब्लड ग्रुप, ठीक है, लंबाई, वजन, रंग, अंगों की बनावट, आँखों का रंग, आकार और पूर्णतया अनुक्रमण द्वारा ही क्या होता है, निर्धारित होता है। जैसे यहाँ करने का मतलब क्या हुआ कि हम सभी लोग जानते हैं ना कि जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप से ही हम पता करते हैं कि मतलब वो किनका मतलब उनका ब्लड ग्रुप क्या है और किनके बच्चे हैं। आँखों के रंगों से हम देखते हैं ना, तो कहते हैं ना कि ये अपने दादाजी को पड़ा है या दादी को पड़ा है या अपनी माँ को पड़ा है। जो शारीरिक गठन होता है, लंबा हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, तो ये सब क्या, सब हमारा वंशानुक्रम के अनुसार ही हम इसकी जो है देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या है, आपका तीसरा है कि वंशानुक्रम तथा बौद्धिक प्रतिभा। तो देखिए यहाँ पर क्या, वंशानुक्रम विद्वानों के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि और प्रतिभा का निर्धारण भी वंशानुक्रम के ही परिणाम स्वरूप होता है। तो जिसे कहा जाता है ना कि माता पिता जितने टैलेंटेड होते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो सिम्टम्स जो होते हैं, वो लक्षण जो होते हैं उनके आने वाले संतान में भी जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस वर्ग के विद्वानों ने भिन्न भिन्न व्यवस्थित अध्ययनों के द्वारा करने का जो है प्रयास किया। ये इस पे भी क्या हुआ, इस पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर जो है मतलब खोज की और उन्होंने बताया कि जो वंशानुक्रम में बौद्धिक प्रतिभा होती है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो है वंशानुक्रम से संबंधित होता है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण का व्यक्ति पर प्रभाव। अभी हम देखिए वंशानुक्रम का बात किए, अब देखिए पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण का व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये बात सही है कि हम क्या, हम अपने एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना स्टूडेंट। कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति केवल अपने पर्यावरण का ही कुछ विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति केवल अपने पर्यावरण का ही उपज है। इस वर्ग के विद्वानों का मानना है कि पर्यावरण व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो मतलब पर्यावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वह कहीं न कहीं क्या करता है, कहीं न कहीं जो है मतलब मानव जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्यक्ति के जीवन की विभिन्न दशाएं पर्यावरण के ही परिणाम फलस्वरूप विकसित होती है। इस मत के अनुयायियों के अनुसार मानव शिशु को चाहे जिस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। उनका ये कहना था कि जो मनुष्य है मतलब उसको हम अगर अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो वो बच्चा क्या होगा, उसका विकास जो है अच्छा से हो सकता है। केवल अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा ना। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ अनुकूल वातावरण हम अगर उपलब्ध करा दिए तो चाहे बच्चा जैसा भी हो वो क्या होगा, सरवाइव कर सकता है। पर्यावरण विद्वानों के अनुसार यदि कोई समूह अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने में सफल हो जाए तो वह वयस्कों को सरलता से अभिष्ट रूप से विकसित कर सकता है। तो ये भी बात सही है कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी समूह जिससे पर्यावरण को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो जितने भी वयस्क होंगे उनका क्या कर सकता है, उनका विकास जो है बहुत अच्छे से वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, उसके कारक कौन कौन से हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको देखिए आंसर यहाँ पे क्या होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जन्म की कल्पना समाज के बाहर नहीं की जा सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम मनुष्य हैं तो हम लोग क्या है, समाज से जुड़े हैं, तो सामाजिक प्राणी हैं और मतलब हम समाज से बाहर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जन्म के बाद उत्तरोत्तर उसके समाज का विस्तार होने लगता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके समाज का क्या होता है, विस्तार जो शुरू हो जाता है। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, क्लब तथा व्यापक समाज और संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है। सामाजिक गुण क्या होते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं। जैसे अपने घर का वातावरण में, जैसा घर का वातावरण मिलेगा बच्चे का क्या होता है, विकास वैसा होता है। अगर अच्छा वातावरण है तो वो बच्चा क्या है, अच्छे मतलब उन कामों में, अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। अगर उसको गलत एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या है, बच्चा वही चीज़ सीखता है। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक जो गुण होते हैं वो क्या है, हम जो है अर्जित करते हैं। सामाजिक गुण का मतलब क्या है कि जैसे हमारे माता पिता
पिता कैसे मतलब बड़ों से बात कर रहे हैं, समाज में कैसे उठना बैठना उनका है, ठीक है? समाज में उनका मान प्रतिष्ठा कैसी, तो ये सब क्या सब हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने आस-पास पड़ोस को के लोगों को देखकर क्या करते हैं, उनके जो अच्छे गुण होते हैं उनको लेते हैं। तो लेने का मतलब क्या हुआ कि अर्जित करते हैं, ठीक है? विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, वह केवल क्या होता है, नवजात शिशु होता है। तो क्वेश्चन कभी-कभी आता है ये आप लोगों को, जैसे आप तैयारी करेंगे तो उसमें आएगा क्वेश्चन कि जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, सामाजिक होता है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा असामाजिक होता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा केवल बालक रहता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएँगे कि वह जन्म के समय क्या सिर्फ़ केवल बालक होता है, वो ना तो सामाजिक होता है और न ही क्या है असामाजिक होता है, ठीक है? बालक के भीतर सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति उसके सामाजिक विकास का क्या होती है, घोतक होती है, ठीक है? बालक के भीतर सामाजिक व्यवहारों की उत्पत्ति क्या होती है, उसके विकास का क्या होती है, घोतक होती है। जन्म के समय बच्चों को 2 प्रकार का वातावरण जैसे भौतिक और सामाजिक वातावरण मिलता है। उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तैयार मिलते हैं। जन्म के समय क्या होता है, बच्चे को 2 ही प्रकार का वातावरण मिलता है, एक होता है भौतिक और दूसरा क्या होता है सामाजिक, जो कि उसके क्या करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या करते हैं, तैयार मिलते हैं। प्रारंभ से ही बालक अपने वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएँ शुरू कर देता है। जैसे ही मतलब शुरुआत होती है तो बालक क्या करता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को शुरू कर देता है। उस समय उसकी प्रतिक्रियाएँ मुख्यतः शारीरिक आवश्यकताओं के निर्मित ही प्रदर्शित, जैसे भूख लगा तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो माँ जान जाती है ना कि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको भूख लगी है, उसको क्या करता है, दूध पिलाती है। तो ये क्या हुआ, उसकी शारीरिक आवश्यकता हुई, ठीक है? परंतु कुछ दिनों में जब शिशु यह समझने लगता है कि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समीप रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। यानी जब वो जानने लगता है कि मतलब जो भी उसकी शारीरिक आवश्यकताएँ हैं, वह क्या उसके अगल-बगल के जो भी व्यक्ति हैं, उससे से क्या है, वो संबंधित है, तो वह क्या करता है, व्यक्तियों के प्रति भी क्रियाएँ करने लगता है। देखते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनको घुमाते हैं, खिलाते हैं तो क्या करेंगे, आपको देख के स्माइल करते हैं, आपकी तरफ गोदी में जाने के लिए मार करते हैं, ठीक है? तो वो सब क्या है, सब आपको मतलब वो क्रिया करके बता रहे हैं कि मुझे उनके गोद में जाना है, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है? फिर क्या है, इस प्रकार दिन-प्रतिदिन उसके समाज का विस्तार बढ़ने लगता है और अनेक सामाजिक तत्व उसे कुछ विशेष ढंगों से आचरण करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करने लगते हैं। जैसे 2 साल का जैसे बच्चा हो जाता है, तो हम उनको बताते हैं ना कि पापा को किस दो, माँ को किस दो, ठीक है? और दादा का पैर छुओ, तो ऐसे क्या है, उनको हम जो भी चीज़ बताते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चा उसी को करने लगता है। तो वो चीज़ क्या धीरे-धीरे जैसे मतलब वो आचरण को ग्रहण करता है, वो जानता है कि ये चीज़ क्या है सही, ये चीज़ क्या है गलत है। जिसे रोक-टोक को भी वो लोग क्या है समझते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं? अब आइए देखिए, तो स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट जो होता है, ये क्या है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारक हैं। तो इसमें क्या है, बालकों का सामाजिक विकास बहुत कुछ उसके स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना पर निर्भर करता है। जो बालक का जो है सामाजिक विकास क्या होता है, उसके जो है शारीरिक विकास और रचना पे क्या होता है, निर्भर करता है। अस्वस्थ, कुरूप और कुंठित विकास वाले बच्चों की अपेक्षा स्वस्थ, सुंदर और हट्टे-कट्टे, ठीक है? स्वस्थ, सुंदर और हट्टे-कट्टे बालकों का सामाजिक विकास अधिक सामान्य रूप से अच्छा होता है। ये बात तो सही है कि जो बच्चे अगर अस्वस्थ रहेंगे, कुरूप रहेंगे, आप देखते हैं ना कि जैसे बच्चे हो, भगवान तो सबको बनाता है, लेकिन किसी को इतना सुंदरता दे देता है, किसी को क्या है मतलब आकृति विहीन बना देता है, कुरूप बना देता है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, कुंठित भावना आ जाती है और ऐसे बच्चों को क्या है मतलब माता-पिता भी उतना प्यार नहीं करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके साथ खेलने वाले होते हैं, वो भी क्या है, कुरूप बच्चे के साथ जो है खेलना-उलना और स्वस्थ बच्चे के साथ खेलना-उलना जो है पसंद नहीं करते। तो जिससे क्या होता है, उनका जो सामाजिक विकास है, वो क्या ही न कहीं क्या है, अवरुद्ध हो जाता है। स्वस्थ बालकों के साथ कूदने का पर्याप्त, ठीक है, अस्वस्थ बालक स्वस्थ बालकों के समान खेलने कूदने का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये भी बात सही है कि जो अस्वस्थ बालक होता है, वो उसको क्या है, स्वस्थ बालक की अपेक्षा जो है खेलने कूदने की जो है अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ स्वस्थ बालक अस्वस्थ बालकों के साथ क्या है, खेलना जो है पसंद नहीं करते। ये भी आप लोगों को बताया। कुरूप, गूंगे, अंधे और अपाहिज बालकों
की शक्ल सूरत न केवल बच्चों को ही अप्रिय लगती है, वरन उनके माता पिता भी उन पर कम ध्यान देते हैं। तो यही हमने अभी बताया ना कि माता पिता भी क्या करते हैं, बहुत से जैसे मान लीजिए जो शिक्षित माता पिता हैं तो वो उतना मतलब उस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन जो वहाँ पर अशिक्षा है और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, अगर मान लीजिए उनका बच्चा कुरूप हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, तो आप देखेंगे ना कि उनको वो उतना केयर नहीं करते जितना कि सामान्य बच्चों के प्रति वो ध्यान देते हैं, और इस प्रकार अपने प्यार दुलार का पात्र उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो जो जो एक सामान्य बालक के प्रति जो एक पेरेंट्स का जो है प्यार होता है, मोहब्बत होता है, वहीं पे क्या है एक कुरूपित, गूंगे, अंधे और अपाहिज बच्चों के प्रति क्या होता है, उतना नहीं रह जाता है। ठीक है? अगला देखिए हमारा क्या है, दूसरा क्या है, मनोरंजन का अवसर। तो सामाजिकता के विकास में मनोरंजन, खेल, तमाशा, घूमने फिरने का बड़ा हाथ होता है। तो जैसे ये बात है कि अगर किसी को का भी किसी भी बच्चे का हमको सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उनको क्या है मनोरंजन करना, ठीक है, खेल तमाशा दिखाना और बड़े-बड़े माने पर्यटक जगह पर ले जाना। तो ये सब चीज़ क्या है उनको कहीं न कहीं सामाजिक विकास में बहुत आगे बढ़ाता है। फिर क्या है, विदेशों में माता-पिता बालकों के मनोरंजन पर बड़ा ध्यान रखते हैं। जो विदेश के जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या है बच्चों के जो है एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नाटक, सिनेमा आदि मनोरंजन ऐसे साधन हैं, जहाँ बालक अनेक बातें सीखता है और अनेक लोगों को सामाजिक आचरण प्रदर्शित करते देखता है। तो ये टीवी हुआ, ठीक है, आपका नाटक हुआ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर संस्कार भरी चीज़ों को जो है दिखाया जाता है कि ऐसे-ऐसे हमारे समाज में होता है। तो बच्चे क्या है, बच्चे जो होते हैं सुनते नहीं है, बच्चे क्या है देखते हैं। बच्चा क्या है देखता है कि हमारे माता-पिता जो है कैसे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या है देख कर आपको सीखते हैं, ठीक है? फिर अगला हमारा क्या है, घर का वातावरण। तो घर का वातावरण में क्या हो जाएगा, बालक का सामाजिकरण घर के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है। अतः उसके सामाजिक विकास पर घर और घर की दशाओं का बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो ये 101 बात जो है एकदम सही है। फिर क्या है आपका परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त उसके आकार पर भी बालक की सामाजिकता निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब क्या, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पे क्या है बच्चे को जैसे फुल अटेंशन दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब बहुत ध्यान दिया जाएगा, तो उसका जो है सामाजिक जो है बिहेवियर जो होगा वो मतलब अच्छा, और या तो होगा भी और या तो नहीं भी हो सकता है। वो न्यूक्लियर फैमिली है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा, लेकिन जहाँ पर जॉइंट फैमिली में है तो वहाँ पे क्या है वो तरह-तरह चीज़ों के संस्कार को सीखेगा। लेकिन जॉइंट फैमिली में भी एक डर रहता है कि वहाँ पर क्या है कुछ-कुछ जो है बुराइयाँ, कुछ-कुछ जो कुरीतियाँ भी क्या करते हैं बच्चे जो है वहाँ पर सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे परिवारों में बालक को खेल और अनुकरण का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता, परंतु छोटे परिवारों में देख-रेख अच्छी तरह से हो पाती थी। अभी हमने आप लोगों को बताया, और माता-पिता का पूरा प्यार मिल पाता है। बड़े परिवारों में यद्यपि बालक को विकास के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है? विकास के अधिक अवसर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ क्या होगा? उसके साथ-साथ क्या होता है? अवसर मिलते हैं, तथापि उनके भीतर दुर्गुणों का भी विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। यानी जो भी बुराइयाँ जैसे गाली देना, गलौज देना, ठीक है? बड़ों छोटों का जैसे सम्मान नहीं करना, तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब जो है चोरी करना, ये सब क्या है मतलब काम नहीं करना, तो ये सब चीज़ क्या है? सब चीज़ जो है जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? सब आपका कुरीति है, कुरीति या दुर्गुण है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर अगला क्या है आपका विद्यालय और क्लब का प्रभाव। घर की भाँति ही विद्यालय के तत्वों का भी प्रभाव बालक की सामाजिकता पर पड़ता है। वास्तव में घर और विद्यालय, माता-पिता और शिक्षक इन दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों का उद्देश्य बालक का सामाजिक और नैतिक विकास करना होता है। विद्यालय में मुख्यतः जिन 2 तत्वों का प्रभाव बालक के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, वे हैं शिक्षक और बालक के मित्र। अच्छे शिक्षक सदा बालक के सम्मुख अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कक्षा के भीतर भी बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए सुंदर-सुंदर वातावरण उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि प्रथम शिक्षक जो होते हैं, वो आपके क्या है माता-पिता होते हैं। प्रथम
शिक्षिका कौन है? तो आपकी माता होती हैं प्रथम शिक्षिका, और दूसरा है आपका स्कूल का टीचर। तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे घर पे जो है आपके मतलब घर पे जो है बच्चा क्या होता है आपका 18 घंटा घर पे रहता है। तो 18 घंटे में जो चीज़ वो देखेगा, वो 18 घंटे की जो है छाप उसके जीवन में और स्कूल में क्या होता है बच्चा 6 घंटे का रहता है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि जो बच्चा जो 6 घंटे में रह रहा है तो वो चीज़ें जो है स्कूल से अच्छा चीज़ों को सीख कर आए। लेकिन स्कूल से अच्छा चीज़ों को तो तभी सीख कर याद रखेगा जब उसको घर में भी वही वातावरण मिलेगा। पता चला कि हम घर में कुछ और वातावरण रख रहे हैं और स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है जब तक क्या है आपका अच्छा स्कूल भी रहे और प्लस घर का वातावरण भी अच्छा रहे, तब आपका आपका बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। आप बच्चे के मतलब पर पूरा फ़ोकस किए रहे। आपने जन्म दिया तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को कैसे उनको शिक्षा-दीक्षा दें। ये ऐसा नहीं होता, बहुत जगह आप क्या देखते हैं, बहुत जगह होता है ना कि बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, पाल-पोस दिया, उसके बाद क्या सोचते हैं कि नहीं उनके दादा-दादी देखे, उनके बुआ देखे, उनके चाचा-चाची देखे, हमसे कोई मतलब नहीं है। बस खाना बनाना, खिलाना बस इतना ही। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको भले आप नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, लेकिन अपने बच्चे पे क्या होना चाहिए पूरा अटेंशन होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे पल रहा है, खाया कि नहीं खाया, हर चीज़ को उसका ध्यान मतलब शिक्षा-दीक्षा सब चीज़ पे हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है खेलों के कितने प्रकार होते हैं या प्रकार होते हैं, ठीक है? फिर क्या है, बच्चों के खेलों की विशेषताएँ बताइए। तो देखिए खेल के क्या प्रकार होते हैं स्टूडेंट? तो देखिए खेल को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला क्या है सक्रिय खेल, दूसरा क्या है मनोरंजन तथा असक्रिय खेल। अब देखिए यहाँ पर हम एक-एक चीज़ को समझते चल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए ये आप लोगों का चौथा और लास्ट पेपर है। इसके बाद तो आप लोग मतलब सेकंड सेमेस्टर में चले जाएँगे। तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का ओएमआर पे होगा एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट? सेकंड सेमेस्टर में क्या है ओएमआर पे होगा। तो आपके चारों पेपर जो हैं चारों पेपर की जो प्रैक्टिस है इसी यूट्यूब पर चैनल पर जो है सेकंड सेमेस्टर के नाम से चलाई गई है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी करते रहिएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जून के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास क्या अप्रैल और मई 2 महीना बस बचा हुआ। अप्रैल भी मान लीजिए 1 अप्रैल आपने फर्स्ट सेमेस्टर को ही दे दिया, तो 2 महीने में भी 1 दिन कम ही बचा ना। तो याद रखिएगा कि पहले से आप लोग चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग जो है अगर आप चाहेंगे आप मैसेज करेंगे कि नहीं मैम हमको चैप्टर वाइज़ पढ़ना है, पेपर वाइज़ पढ़ना है, तो हम आप लोगों को चैप्टर वाइज़ पढ़ाकर उस चैप्टर का एमसीक्यू उसी वीडियो में करा देंगे। तो आपके मैसेज के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि जून में आप लोगों का जो है सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी करिए। जो गलती अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने किया, वो गलती क्या है, आप इस सेकंड सेमेस्टर में आप लोग मत करिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने मैसेज किया कि मैम फोर्थ पेपर का दीजिए, हाँ, दीजिए। तो सेकंड सेमेस्टर में ये गलती ना हो। सेकंड सेमेस्टर में पहले से आप लोगों को हम सब कुछ यूट्यूब पर दिए हैं। तो आप लोग अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी वाली हो जाए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या सक्रिय खेल क्या है? तो सक्रिय खेल वह खेल है जिसमें बालक को आनंद स्वयं अपनी क्रियाओं, ठीक है? यहाँ पे वो बना लीजिए, क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आता है। बालक खेलों के माध्यम से आनंद पाते हैं, अतः अधिकांश सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं? अधिकांश मतलब जिसमें हमारे बॉडी का जो है हर अंग जो है मतलब पार्टिसिपेट करे। सक्रिय खेल के भी प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित। पहला क्या? स्वतंत्र खेल। अब स्वतंत्र खेल में क्या है स्टूडेंट? तो देखिए स्वतंत्र खेल क्या है? तो स्वतंत्र खेलों से तात्पर्य वह खेल जिसमें बालक कुछ भी करने को स्वतंत्र रहता है, उस पर होगा, ठीक है? उस पर समय की नियमों की पाबंदी नहीं होता है, ठीक है? यानी स्वतंत्र खेल में क्या वो खेलने के लिए एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें क्या है कोई समय का नियम का कोई पाबंदी नहीं होता है। बालक अपने आरंभिक माहों में विभिन्न वस्तुओं खिलौनों में आवाज़, फिर रंग और वह स्थान संबंधी खोजने को आतुर रहता है। धीरे-धीरे इन खोजने का स्थान खिलौने व उसके संबंधित खेल से ले लेता है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब स्वतंत्र खेल में क्या है, पहले तो उसको कोई नियम समय का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि इतने ही देर खेलता है। फिर क्या करेगा जैसे ही मतलब वो प्रारंभिक समय में क्या करता है, वह वस्तुओं से, ठीक है, खिलौनों की आवाज़ से, रंग आप देखते हैं ना छोटे-छोटे गुटके बनाना, ठीक है, गुटकों से खेलना, गाड़ी से खेलना,
गाड़ी क्या खिलौना, तो उसमें आवाज़ निकलती है ना, तो उस तरह से क्या करता है वो भी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है मतलब खिलौना कहाँ खोजने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होती है। जैसे बहुत से बच्चे क्या खिलौना आता है तो उसको बहुत संजो कर रखेंगे हमेशा के लिए, और कुछ बच्चे क्या हो, आप अभी 1000 का क्यों नहीं खिलौना ला कर दीजिए, वो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं, क्या किए उसको तोड़कर एक-एक पार्ट तोड़कर फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये फिर से नया बन जाए। तो ये क्या हुआ, खोजने वाली जो है प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट्स का नुकसान होता है ना, उनको क्या पता है, उनको क्या पता कि नहीं ये खिलौना जो है 1000 रुपए का आया है। तो ये चीज़ें जो है उनके अंदर आ जाती। फिर क्या कल्पनात्मक खेल, तो जर्सिल्ड के अनुसार 1 वर्ष का बालक अभिनय करना सीख जाता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसका बालक के खेलों पर प्रभाव पड़ता है तथा उसे बालक अपने खेलों में प्रतिबिंबित करते हैं। बालक कल्पनात्मक खेलों के माध्यम से अपनी इच्छाओं, दबी आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेते हैं। बालक की कुंठाओं के निराकरण के लिए भी इस प्रकार का खेल जो है सहयोगी होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या, कल्पना में तो आप कुछ भी बन सकते, जैसे आप ही लोग हो, तो कल्पना में क्या अपने आप को ऐश्वर्या राय भी मान सकते हैं, कल्पना में आप लोग अपने आप को श्रीदेवी भी मान सकते हैं, अपने आप को आईएएस ऑफिसर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कल्पना की दुनिया में। तो उसी तरह से क्या है, बच्चे भी जो होते हैं वो क्या है कल्पनात्मक खेल खेलते हैं और अपनी इच्छाओं का, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, सोचते कि हम पूरा मतलब अच्छा काम किए, सारे जो है मतलब आतंकवादी को हमने मार दिया, तो ये क्या है कल्पना। फिर क्या है दूसरे से हम जीत गए, ये सब चीज़ क्या है कल्पना में वो खेलते हैं। और अब जो बच्चे जो है कुंठित मन के होते हैं, जैसे उनकी भावनाएं जो हैं दबी रहती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो होता है कल्पना वाला जो खेल होता है, कल्पनात्मक जो खेल होता है वो ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा खेल क्या है, सक्रिय खेल, तो रचनात्मक खेल है। तो रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल है जिनसे बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास एवं अभ्यास करता है। ठीक है, तो रचनात्मक क्या होता है, रचनात्मक वह सक्रिय खेल है जिसमें क्या करता है बालक कुछ नया खेलने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए उनको मिट्टी दे दिया जाए कि मिट्टी का, तो मिट्टी से क्या करेंगे, तरह तरह के खिलौने बनाना, ठीक है, बर्तन बनाना, भगवान जी की मूर्ति बनाना, तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं बहुत सारे मतलब वो अभ्यास वो करते हैं, बना दिखाते हैं। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं, परंतु रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से काफी समानता रखते हैं। तो रचनात्मक खेल क्या होते हैं, आपके कौन से खेल से समानता रखते हैं, तो कल्पनात्मक खेलों से समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मक कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। जो रचनात्मकता जो कला होती है वो क्या कल्पना शक्ति से द्वारा ही क्या होती है, प्रभावित होती है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, पहले क्या करते बच्चे जो होते हैं, जैसे 5-6 गाड़ी खरीद लिए खिलौने वाला, तो क्या करेंगे एक के ऊपर एक लगाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या है ब्लॉक जोड़कर आकृति बनाना, ठीक है, आदि रचनात्मक खेल खेलता है। धीरे धीरे मिट्टी के खिलौने, बर्तन बनाना, कागज के फूल, अन्य आकृतियां बनाना, माला बनाना रचनात्मक क्रियाएं खेल के रूप में जो है बालक क्या करता है, खेलना जो है स्वीकार करता है। लेकिन अब क्या है, अब ये सिर्फ जितने भी खेल अभी हमने आप लोगों को ऊपर नाम दिया, जैसे ब्लॉक बनाना, ये मिट्टी के खिलौने, बर्तन बनाना, कागज के फूल, ये सब क्या था, ये सब हमारे चाइल्डहुड में नहीं, हम लोग के बचपन में ये सारी चीज़ें चलती थी। अब क्या, अब जो है ये सब का जगह कौन ले लिया है स्टूडेंट, इन सब का जगह जो है आपका मोबाइल ले लिया है। इन सब का जगह कौन ले लिया, आपका जो है मोबाइल ले लिया। अब बच्चे क्या, बच्चे के अंदर जो है रचनात्मक जो सृजन क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। वो क्या है आउटडोर खेलने की अपेक्षा क्या हो रही है, इनडोर की ज़्यादा मतलब हो जा रहे हैं। इनडोर में भी क्या सिर्फ वीडियो गेम, कार्टून, मोबाइल से, जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उनके मेमोरी को लॉस कर रहा है, उनकी आँखों की जो विजिबिलिटी है उसको प्रभावित कर रहा है। ये आप सभी लोग जानते थे। ये सब क्या, अब ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं अविरल होती जा रही हैं, और इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके ज़िम्मेदार जो है आज की जो है भावी माताएँ हैं। उनको क्या है, उनको जैसे बच्चा रो रहा है तो मोबाइल थमाकर उनको मतलब काम करने लग रहे हैं। बच्चा कितने देर तक मोबाइल से अपना कार्टून देख रहा है, गेम देख रहा है, कुछ भी देख रहा है। बच्चे के साथ जैसे उनको बैठना नहीं है, समय भी रहेगा तो भी सोचेंगे कि हम इधर-उधर बात कर लें, लेकिन मतलब बच्चों को ना वो कर पाएँ। देखिए फिर क्या है संग्रहात्मक खेल, तो जैसे जैसे बालक वातावरण से अधिक प्रभावित होता जाता है, वैसे वैसे उसे आसपास की सुंदर
आकर्षक वस्तुएं भी क्या होती है, प्रभावित करने लगती है, तथा वह उन्हें संग्रह कर लेना चाहता है। संग्रहात्मक खेल में जैसे क्या है, पत्थर के चिकने टुकड़े, जैसे छोटे छोटे, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय क्या करते थे, चब्बा, पत्थर का ईटा, हम लोग के समय जो है मिट्टी का घर होता था, तो ईंट, या उसको, जिसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं, खपड़ा बोलते थे। तो उसको क्या करते थे, उसका चब्बा बनाकर उसको मतलब ये एक पर 5 सरिया कर उसको मारना, ठीक है। फिर क्या है, माचिस की खाली डिब्बियाँ, माचिस की खाली डिब्बियों को करके फिर क्या करते थे, ट्रेन बनाते थे, ठीक है। रंगीन चौक को मतलब करके, मतलब कोई भी फर्श पर डिजाइन बनाना, डाक टिकट इकट्ठा करना, रेल बस की टिकट इकट्ठा करना, विजिटिंग कार्ड, रंगीन चित्र आदि क्या थे, समानता बालक जो है सामान्यतः क्या करते, बालक इसको क्या करते, एकत्रित करते। तो आप सभी लोग देखते होंगे आपके घर में, अगर 5 से 7 साल के या 10 साल के जो बच्चे होंगे, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अगर उनको बाहर खेलते हैं तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें वो जुटाते रहते हैं और रख कर खेलते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, पत्तियों से, जैसे गर्मी का सीजन आ गया, पहले क्या था, पहले ईयरली चलता था, मतलब अब तो मान लीजिए अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले 1-1 महीने, 2-2 महीने की जब छुट्टी हुआ करती थी ना, तो उसमें क्या है, गर्मियों के खेल में बच्चे खेलते थे, तो पत्ता जुटाकर खाना बना रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा का रोल करते थे, सास ससुर का रोल करते थे, चाचा चाची का रोल करते थे, बच्चे ही आपस में वो खेलते रहते थे, ठीक है। फिर क्या है, संगठित खेल। संगठित खेल क्या होता है, संगठित होकर समूह में खेलने वाले संगठित खेल कहलाते हैं। संगठित होकर मतलब, संगठित मतलब क्या, एक जगह एकत्रित होकर जो भी खेल खेला जाए, वही क्या है, हमारा संगठित खेल कहलाता है। उत्तर बाल्यकाल से यह खेल बालकों में अधिक प्रचलित पाए जाते हैं। जैसे बच्चा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो वो क्या है, समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इन खेलों में सामान्यतः अधिकांश मैदान में खेलने वाले खेल आ जाते हैं, जैसे क्या, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। तो ये सब क्या है, सब आपके जो है उत्तर बाल्यावस्था में जो है बच्चे जो है खेलना जो है प्रारंभ कर देते। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा क्या, छठा सक्रिय खेल क्या है, तो शारीरिक खेल। शारीरिक खेल में क्या है, जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है, उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे आपका क्या, कुश्ती हो गया, भाला फेंकना और दौड़ कूद। तो देखते हैं कुश्ती भी क्या है, कुश्ती में जो है आपका सामाजिक जो है गुण उतना नहीं पाया जाएगा, लेकिन क्या है, शारीरिक क्रियाएं जो है ज़्यादा भाग लेती। भाला में भी क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया ज़्यादा भाग। और जो दौड़ कूद होता है, रस्सी कूद हुआ, ठीक है, तो जंप लगाना, तो ये सब क्या, सब आपके जो है शारीरिक खेल के अंतर्गत आते। अब देखिए ये 6 क्या थे, 6 आपके जो है सक्रिय खेल के प्रकार थे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं मनोरंजन तथा असक्रिय खेल। अब मनोरंजन और असक्रिय खेल कौन कौन से होते हैं, तो वह खेल जिसमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियां करके दूसरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आनंद पाता है, यह खेल क्या है, सक्रिय या सॉरी असक्रिय या मनोरंजन खेल कहलाता है। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि यह वह खेल है जिनमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियां करके दूसरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आनंद पाता है, उसी को क्या कहते हैं, मनोरंजन या असक्रिय खेल कहते हैं। और यह खेल भी क्या होता है, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, संगीत सुनना। अब संगीत सुनने में, गाना सुनने में तो सिर्फ क्या है, हमारा कान का ही काम हो रहा है ना, और मस्तिष्क को जा रही है, हम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या, बॉडी का कोई भी अंग जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन भी एक जगह हम क्या होते हैं, स्थिर होकर बैठकर देखते रहते हैं। तो ये इसमें भी क्या है, हम क्या टेलीविजन देखते समय कूदते फादते हैं, ऐसा नहीं ना है। तो वो भी क्या है, आपका असक्रिय है। कहानी और कॉमिक्स पढ़ना, जैसे अभी इस समय क्या है इस समय जैसे आप मेरा क्लास देख रहे हैं, तो अब बताइए आप लोगों की जो है ये पढ़ाई जो सक्रिय हो रही है कि असक्रिय हो रही है। तो अगर मान लीजिए जो बच्चे सिर्फ क्या है, वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या है, वो असक्रिय में आएंगे। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए सुनते सुनते क्या है, कुछ पॉइंट हेडिंग डालते जा रहे हैं, एक एक जगह लिखते जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हाथ का मूवमेंट हो रहा था, थोड़ा बहुत जो है शरीर जो है हिल रहा है, लेकिन उतना उस तरह से नहीं कि ज़्यादा शरीर का भाग जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है। फिर क्या, कार्टून देखना, खेल का प्रदर्शन देखना, वीडियो गेम्स खेलना, वह देखना। ये वीडियो गेम्स ही तो क्या कर रहा है, देश को, पूरे देश को जो है आज ये बर्बाद कर रहा है। तो ये सब आप लोग भी
भी जानते होंगे। तो ये सब क्या है, सब आपके असक्रिय और मनोरंजन वाले खेल के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं बच्चों के खेलों की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं। तो पहला क्या है आपका, तो ये आप तो लिख लीजिएगा कि बच्चों के खेलों में अनेक विशेषताएँ पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, खेल में विकास का निश्चित प्रतिमान पाया जाता है। तो ये बात भी 101% सही है कि खेल में क्या होता है, विकास का निश्चित प्रतिमान के कारण बालक की आयु होती है। जैसे अब मान लीजिए 5 साल का बालक है तो उसको हम ये फुटबॉल के लिए ये नहीं कर सकते ना कि तुम जाकर गोल करके दिखाओ। नहीं, तो आयु के साथ-साथ क्या है, जैसे अगर वही बचपन से फुटबॉल खेलता आ रहा है, फिर क्या है 18-19 साल का होगा तो वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो ये निश्चित क्रम से फिर क्या है, जिस आयु में बालक में जैसे शारीरिक और मानसिक क्षमता व योग्यता होती है, उसी के अनुसार वह क्या करता है, खेल खेलता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे-जैसे आयु बच्चे की बढ़ती जाती है, शारीरिक और मानसिक क्षमता और योग्यता बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार क्या होता है, वह खेल खेलता है। ठीक है? अब ये नहीं है कि जो बच्चे मान लीजिए शुरू में चेस खेलना पसंद करते थे, ठीक है? तो बाद में क्या हुआ, उनका जो है मतलब चेस में मन नहीं लगा, दूसरे खेल को खेलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, उनकी आयु और योग्यता के अनुसार जो है ये निर्भर करता है। दूसरा क्या है आपका कि आयु वृद्धि के साथ साथ खेल की क्रियाओं में कमी आती है। ये भी बात सही है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बालक के खेल की क्रियाओं में कमी आ जाती है। जैसे 3 विद्वान थे, कॉर्न, लोहमैन और विट्टी के अनुसार 8 वर्ष का बालक लगभग 40 प्रकार के खेल प्रति सप्ताह खेलता है। यानी जो 8 वर्ष का जो बालक है, 1 सप्ताह यानी 7 दिनों में वो कितना खेल खेल रहा है? आपका 40 प्रकार का खेल रहा है। लेकिन किंतु क्या है, एक वयस्क व्यक्ति लगभग 18 प्रकार का ही खेल क्या 1 सप्ताह में खेल रहा है। अतः ऐसा तभी संभव होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ बालक की क्या होती हैं, वृत्तियों, ठीक है, रुचियाँ, दायित्व और क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे उसके खेलों की क्रियाओं में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो ये बात भी सही है। देखिए अब जैसे हम ही हैं, मान लीजिए इस समय क्या इस समय जैसे मेरी आयु क्या है 40 प्लस है। तो अब क्या है, अब आप लोग के जैसे मतलब खेल अब नहीं, अब मेरी बात छोड़ दीजिए, आप अपने को ही ले लीजिए। आप लोग क्या है, युवा किशोर में हैं, ठीक है? युवा किशोर में आप सभी लोग आ गए हैं। तो क्या है, जैसे पहले जितना आप लोग खेलते थे, क्या उतना अब खेल पाते हैं? नहीं ना, आपकी रुचि बदल गई, आपकी जो है दायित्व बदल गए। अब बहुत से इसमें हो सकते हैं पेरेंट्स भी होंगी, तो उनका क्या है दायित्व बदल गया ना। अब क्या है, उनको पढ़ाई के साथ-साथ क्या अपने बच्चे को भी देखना, तो अब उसके साथ वो खेल नहीं खेलते। जैसे-जैसे क्या है एज बढ़ती जाती है, क्षमताएँ बदलती जाती हैं, रुचियाँ बदलती हैं, दायित्व बदलते हैं, ये सब चीज़ों में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे क्या होती है, हमारी जो खेलने की जो क्रिया होती है, उसमें भी कमी आती जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बच्चों के खेल परंपराओं से प्रभावित होते हैं, ठीक है? तो ये भी बात सही है। बच्चे वयस्कों से खेलने का अनुकरण करते हैं और मौसमी खेल भी खेलना जो है पसंद करते हैं। लेकिन बहुत किस्मत वाले जो बच्चे होते होंगे, उन्हीं के माता-पिता जो है उनके साथ खेलना पसंद नहीं, कि मैक्सिमम क्या होता है आज इतनी भागम-भाग लाइफ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के पास उतना जो है टाइम उतना दे पाए। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बच्चों के साथ भी क्या है टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर क्या है कि आयु के साथ खेल सामाजिक होता जाता है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, बालक एकाकी खेलों के स्थान पर उन खेलों में रुचि लेता है, जिनसे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तार होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बालक जो है मतलब वो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो है सोचता है कि नहीं, हम अगर अकेले खेलेंगे तो सिर्फ़ हम ही जानेंगे, लेकिन हम बाहर खेलेंगे तो 10 लोग मुझे देखेंगे तो मेरा नाम होगा, समाज में क्या होगी, मेरी पृष्ठभूमि का जो विस्तार होगा। अतः क्या होता है, उनकी सामाजिक क्रियाएँ ठीक है बढ़ती बढ़ती हैं और वे सामाजिक तौर पर खेलना क्या है प्रारंभ कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बालकों 5वां है कि बालकों के खेल में विचरणशीलता पाई जाती है। यद्यपि सभी बालक खेल की हर अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग भी बचपन में बहुत खेले होंगे तो उस खेल की अवस्था से आप लोग भी गुजरे और मैं भी गुजरी हूँ। ठीक है? फिर भी सभी बालकों में किसी समय विशेष पर एक समान खेल व्यवहार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जैसे जो मैं खेली वो आप भी खेले हों। ठीक है? तो ये क्या है? एक तरह से मिलता मतलब जो है व्यवहार नहीं मिलता है। देखिए स्वास्थ्य
भावनात्मक विकास, बुद्धि, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की असमानता के कारण भी क्या होता है, बालकों के खेल में अंतर मिलता है। ठीक है? तो ये भी बात सही है कि जो बच्चा अगर स्वास्थ्य है, हेल्दी है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वह अच्छा खेलेगा। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो वो निफ़िक्र होकर खेलेगा। लेकिन अगर वहीं पे क्या है, अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्कूल से आएगा, माता-पिता के जो भी मतलब वो काम कर रहे हैं खेती-बाड़ी का, तो उसमें क्या करेगा, अपनी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो खेलने के बजाय क्या करेगा, वहाँ पर जाकर मतलब उनकी मदद करेगा। तो जैसे क्या है, मतलब यही चीज़ है कि बच्चे भी क्या है, आप माता-पिता को देखकर सीखते हैं कि नहीं, हमको इस तरह से रहना है, इस तरह से करना है। तो ये चीज़ें, ये आपके 5 पॉइंट जो हो गए आपके खेल से संबंधित हो गए। तो ये आप लोग को एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट वाइज़ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए। अभी तक नहीं मिला, आप लोग को ये बोलना है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। देखिए 600-700 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो होती है इतने ही तक रहती है। तो इसको भी आप लोग बढ़ाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए। इसका फ़ायदा आप लोगों को जो है, जैसे ही आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे, ओएमआर का होगा, तो उस समय आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस चैनल पर जो है आप लोगों के ओएमआर वाले से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों को हल हमने कराया है। और चैप्टर वाइज़ अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं 2025 के सेशन के नाम से जो है आप लोगों का जो है चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास कल शाम को 5 बजे तक हार्डली हम इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को दे देंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। माता रानी से ही प्रार्थना है कि आप लोग की जो भी इच्छाएँ हैं, सपने हैं, मंजिल है, आप लोग उसको प्राप्त करें। आप लोगों को फिर से सनातन धर्म की 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।